नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। नतीजे कल आ जाएंगे, पूरे देश को इंतजार है। लेकिन ये इंतजार और भी है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे या गलत होंगे। कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि जो हालात दिख रहे थे, जो सड़क पे, जो गांव में हालात दिख रहे थे, उसके इतने उल्टे रिजल्ट आ सकते हैं। तो क्या एग्जिट पोल के जरिए कोई खेल खेलने की कोशिश की गई? थोड़ी देर पहले भूपेश सिंह बघेल और संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि कई जगह पे खबरें आ रही हैं कि जो ईवीएम के नंबर दिए गए थे, वो नंबर बदल दिए गए हैं, दूसरी ईवीएम आ गई हैं। तो क्या ये कुछ धांधली की कल उम्मीद है? अलग-अलग जगह पे ये डर बना हुआ है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली को देखकर कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, और अगर गड़बड़ हुआ तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए देश के जाने-माने पत्रकार अभय दुबे जी, आप रोज़ एबीपी में देखते हैं उनको। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई किताबें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है। हम सीधे चलते हैं उनके पास और उनसे बातचीत करते हैं। अभय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में। पूरे देश में एक डर बना हुआ है कि क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं, लोग कह रहे हैं कि इसके बहाने एक लंबा खेल खेलने की तैयारी है। खासतौर से बंगाल के नतीजे किसी के गले हजम नहीं हो रहे, उड़ीसा के नतीजे कहीं हजम नहीं हो रहे। क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोल किसी बड़े गेम का प्लान का हिस्सा है क्या? संघर्ष कर रहा है कि चुनाव आयोग न केवल निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी पड़े, जो कि आमतौर पर लोकतांत्रिक नियम है। और चुनाव आयोग बिल्कुल ढीला ढाला है, सरकार का प्यादा है, विपक्ष की बात नहीं सुनता है। और अब तो अखबारों की संपादकीय भी आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ आता है लिंपिंग इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह। इस चुनाव आयोग की जितनी आलोचना हुई है भारत के अंदर, उतना शायद ही किसी और दूसरे चुनाव में किसी आयोग की हुई हो आलोचना। आज आपने देखा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मैं निष्कर्ष पे पहुंचा कि वो बार बार उन विशाल अंकों का सहारा ले रहे थे कि कितने 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, उसमें 31 करोड़ महिलाएं थी वगैरह वगैरह, और कितनी बड़ी कवायद थी। ये तो बात सही है कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ की आबादी बहुत है, तो यहाँ जो भी काम होता है वो बहुत बड़ी आबादी उस काम में भाग लेती है। बड़े बड़े जलसे होते हैं, उनमें भी, उस त्योहारों में भी बहुत लोग भाग लेते हैं। तो केवल जब जब भी कोई संस्था क्वांटिटी यानी मात्रा के ऊपर जोर देने लगे तो समझ लीजिए कि वो क्वालिटी को नजरअंदाज कर रहा है, या क्वालिटी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को संबोधित नहीं करना चाहता। चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उससे पहले हम लोगों से पूछा गया कि आप क्या अपेक्षा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो मैंने कहा हम अपेक्षा ये करते हैं, मैंने सवाल गिनाए कि ये सवाल चुनाव आयोग के लिए उठाए गए हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि इन सवालों को संबोधित करें, लेकिन चुनाव आयोग ने उन सवालों को संबोधित नहीं किया। वो ये बताते रहे कि ये चुनाव कितने ज्यादा मतदाताओं ने वोट दिया। मैं इससे बिल्कुल नहीं प्रभावित हो सकता। जाहिर है, जब भी आप मात्रा के ऊपर और संख्या के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं तो आप गुणवत्ता के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर जो आपत्ति की गई है उस आपत्ति का जवाब देने से कतराते हैं। अच्छा, अब विपक्ष लगातार शुरू से आपत्तियां कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तरह तरह से बार बार मिल रहा है, आकर प्रतिवेदन दे रहा है। अब बिल्कुल कल जब काउंटिंग होने वाली है तब इस सवाल पे सब लोगों को विचार करना पड़ रहा है कि जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट पे काउंटिंग के शुरुआती दौर में पोस्टल बैलेट की गिनती हो या काउंटिंग के आखिर में पोस्टल बैलेट की गिनती हो। जो 60 के दशक से ही बाकायदा एक कानून है, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद में जब गिनती पूरी हो जाएगी तब फिर मशीनें खुलेंगी या मतपेटिकाएं खोली जाएंगी। पहले मतपेटिकाएं होती थी। इस कानून को बदलने के लिए एक कानून बनना चाहिए था, लेकिन एक केवल एक गाइडलाइन जारी कर दी गई। उस गाइडलाइन के जारी करके ये किया गया कि नहीं, वो तो बाद में कर लिया जाएगा पोस्टल बैलेट की गिनती। अब जैसे ही आप ऐसा किया जाता है वैसे ही शक होने लगता है। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 5,000 वोटों से ही फैसला होना है हार और जीत का, तो पोस्टल बैलेट के नाम पर बहुत बड़ी धांधली की जा सकती है। पिछली बार कितने निर्वाचन क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश में, कितने निर्वाचन क्षेत्र थे जहां बहुत कम वोटों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम वोटों से फैसला हुआ। एक एक वोट से लोग चुनाव हार जाते हैं और 3-3 बार गिनती होती है। वो राजस्थान के जो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के जोशी जी, वो केवल एक वोट से चुनाव हार गए थे
उसके बाद 3 बार काउंटिंग की गई, एक वोट लगातार उनका कम निकला और उसके बाद वो चुनाव हार गए, वरना उस बार वो मुख्यमंत्री बन जाते। मुख्यमंत्री की रेस में उनका सबसे आगे नाम था। बाप रे बाप। और खुद हम लोगों ने उनसे बात की थी उसके बाद, एक वोट से चुनाव हारने के बाद। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक वोट कितना कीमती होता है। ये बाद में पता चला कि खुद जोशी जी की पत्नी ने वोट नहीं डाला था। अगर जोशी जी की पत्नी वोट डाल लेती तो हो सकता है वो चुनाव जीत जाते और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते। और उसके बाद अशोक गहलोत का युग शुरू हो गया। आप जानते ही हैं क्या हुआ उसके बाद कांग्रेस में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। और चुनाव आयोग, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप जो कानून में लिखी हुई ये बात है उसको बदलने के लिए आप एक गाइडलाइन, एक निर्देशिका आपने जारी कर दी, उसके आधार पर कैसे वो बदला जा सकता है? अब विपक्ष ने इसके ऊपर बहुत आपत्ति की। बाद में चुनाव आयोग ने शायद मान भी ली है कांग्रेस की बात। कांग्रेसी नेता वहां जाकर बोलेगा आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अब मान भी ली है। मैं सवाल ये उठाना चाहता हूं कि इसकी नौबत ही क्यों आई? सही बात है, शक पैदा ही क्यों नहीं आई? हाँ, मतलब ये आपने ऐसा करके शक करने की गुंजाइश क्यों छोड़ दी? अभी विजय चौक पर हम लोग एक लाइव बहस का टेलीकास्ट कर रहे थे। हाँ, मैं देख रहा था। देश के प्रमुख पत्रकार प्रभु चावला खड़े हुए थे। 77 वर्ष प्रभु चावला की उम्र है और वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अभी भी प्रबंध संपादक हैं और इंडिया टुडे के संपादक रह चुके हैं। मतलब उनसे चुनाव को कवर करने में उनसे ज्यादा तजुर्बेकार इस वक्त और कोई पत्रकार है नहीं। तो जब उनसे कहा गया कि भाई क्या आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उनसे सवाल पूछा संदीप चौधरी ने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया जानते हैं आप? उन्होंने जवाब दिया है कि जब दूध 10% हो और पानी 90% हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? उनका कहना ये था कि चुनाव आयोग जो है उसमें पानी 90% है, दूध केवल उसमें 10% है। तो आप बताइए वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? इस तरीके के बहुत सारे। और उन्होंने, चावला साहब ने, मैंने इस हद तक सोचा नहीं था। मैं तो उन्हीं को श्रेय दूंगा, उन्होंने मेरे दिमाग की खिड़की भी खोली, इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल जब मतगणना हो तो बहुत सारी जगह संघर्ष हो मतगणना के सवाल पर, क्योंकि विपक्ष के कार्यकर्ता भी बड़े तैयार बैठे हुए। हाँ, बिल्कुल तैयार बैठे हैं इस बार तो। बिल्कुल तैयार बैठे हुए। और बीजेपी वाले भी तैयार, बीजेपी वाले हमेशा तैयार रहते हैं, इस बार विपक्ष के भी तैयार हैं। तो बात में इसमें आपत्तियां होंगी और टक्करें होंगी, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां कल की मतगणना में और बढ़ सकती हैं। हाँ, सही बात है। और ये कल हो सकता है इस तरह की कुछ घटनाएं हो जो अभी तक जिसके बारे में सोचा ना गया हो। अभी तक हिंसा जो होती थी वो चुनाव के बीच में होती थी हिंसा, अब मतगणना के दौरान कार्यकर्ताओं में आपस में टक्कर हो सकती है, उसमें सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और चुनाव आयोग के लिए बहुत समस्या हो सकती है। हो सकता है कि रिजल्ट आने में बहुत देर लगे, देर रात तक रिजल्ट पूरे आए ही नहीं, क्योंकि जब झगड़े फसाद होंगे तो तो लटक जाएगा मामला, और लटक जाएगा तो फिर वहां से नतीजे आएंगे नहीं। जवाब की पूरी कार्रवाई में स्पष्टता नहीं है, ये सब नहीं है, तो मामला फंसेगा ही उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। अबे जी, एग्जिट पोल पे कोई यकीन करने को अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं ये प्लानिंग है, मतलब डाटा भी ऐसा है कि एग्जिट पोल करने वाली संस्थाओं की भी इस चुनाव में बड़ी जबरदस्त परीक्षा है। एग्जिट पोल काफी गलत साबित होते हैं। आप देखिए, पिछले जब विधानसभाओं के चुनाव थे तो ऐसा पोलस्टर कोई नहीं था जिसके सभी विधानसभाओं में उनके जैसे कि एक्सेस माई इंडिया वाले हैं, तो उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस वहां चुनाव हार गई। ठीक बात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई पड़ रही थी उन्हें, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हार गई। जो सी वोटर वाले हैं वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन कांग्रेस वहां हार गई। बिल्कुल तो अलग अलग। और इससे भी सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण तो 2004 का है। 2004 में एग्जिट पोल ने बताया था कि बीजेपी को 262 या 63 कितनी 268 सीटें मिलने वाली हैं। उसको 150 भी सीटें नहीं मिली, वो कांग्रेस से 7 सीटें पीछे रह गई और चुनाव हार गई। तो एग्जिट पोल के सही होने की कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं
वो पूरी तरह पलट जाएंगे, क्या होंगे, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। वो तो कल वो नतीजा सामने आ ही आएगा सबके सामने। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि होना सब कुछ पॉसिबल है। इस बार मेरी निगाह में भी जमीन पे सरकार के खिलाफ काफी असंतोष था। कई ऐसी चीजें थी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर वगैरह, बहुत सारे मसलों के ऊपर सरकार से लोग बहुत क्षुब्ध थे। और वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि नतीजों में वो दिखना चाहिए, वो क्षोभ और नाराजगी नतीजों में दिखनी चाहिए। एग्जिट पोल में वो नाराजगी वगैरह नहीं दिखती है। आपको लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें ला सकती है, मतलब 25-26 सीटें ला सकती है? मैं कहता हूं कि बंगाल पे मेरी विशेष नजर रहेगी, मेरी उड़ीसा के ऊपर विशेष नजर रहेगी, मेरी आंध्र प्रदेश पे विशेष नजर रहेगी, मेरी कर्नाटक पर विशेष नजर रहेगी, मेरी राजस्थान पे भी विशेष नजर रहेगी, हरियाणा पे भी विशेष नजर रहेगी। मेरा मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 3 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। 7 सीटें विपक्ष को जीतनी चाहिए, कांग्रेस को जीतनी चाहिए, जबकि ऐसा दिखाया नहीं गया है उसके अंदर। अब कर्नाटक में जितना नुकसान होते आप बिहार में देखिए, बिहार में भी ज्यादा नुकसान होगा, कर्नाटक में भी ज्यादा नुकसान होगा बीजेपी को। ये सब बहुत कम नुकसान दिखाया गया है। अगर इन प्रदेशों पे हम लोग विशेष निगाह रखें कल की मतगणना में, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जिट पोल में कहाँ लीपापोती की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल ये तो मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा उछाल नहीं मिलने वाला है, विपक्ष ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और 2000 मोटे तौर पे एग्जिट पोल में से ये ध्वनि निकलती है उत्तर प्रदेश पे। मैं अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े हैं, उनके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उन सब आंकड़ों को मिला के देखा जाए तो ये ध्वनि निकलती है कि भारतीय जनता पार्टी के नतीजे 2019 के आसपास होंगे। यानी वो यथास्थिति बनाए रखेगी, उसमें कोई न गिरावट आएगी और न ही उसके अंदर कोई बड़ा उछाल आएगा। लेकिन मेरे पास जो सूचनाएं हैं उसके लिहाज से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 के आंकड़ों पर 10 सीटों का नुकसान होना चाहिए, 2019 के आंकड़ों पर। तो फायदा कौन से राज्य में ऐसा हो जाएगा? बंगाल उड़ीसा में कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। अगर आंध्र प्रदेश में इनको इतना फायदा नहीं होता है, बंगाल में इतना फायदा दिखाया गया नहीं होता है, उड़ीसा में इतना फायदा दिखाया गया नहीं होता है, और अगर राजस्थान में जो नुकसान कम करके दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा नुकसान होता है, कर्नाटक में जो नुकसान कम करके दिखाया जा रहा है ज्यादा होता है, बिहार में नुकसान ज्यादा होता है, तब तो फिर सीटें इनकी घटेंगी, फिर बहुमत से नीचे चले जाएंगे। अच्छा, आपको क्या कहता है? आपने जो इतनी स्टडी करी है, जितनी जानकारी आपने जुटाई, आपके हिसाब से भाजपा को कितनी सीटें आनी चाहिए? मेरे हिसाब से भाजपा को कम से कम 50-60 सीटें कम तो होनी ही चाहिए, यानी 240 से 250 के बीच में रहनी चाहिए। 250 के आसपास रहना चाहिए भाजपा को। और ये क्योंकि देखिए भाजपा बहुत शक्तिशाली पार्टी है और उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा अंतराल था पहले बहुत उसमें, लेकिन इस बार मैं ऐसे चुनाव नतीजे को वाजिब मानूंगा, न्याय संगत मानूंगा अगर 250 भाजपा की सीटें आती हैं। अच्छा, अगर 250 के आसपास बीजेपी आती है तो प्रधानमंत्री पद को लेकर मोदी जी सहज रहेंगे या कोई परेशानी आ सकती है? नहीं, कुछ नहीं, मोदी जी आराम से प्रधानमंत्री बनेंगे। 250 सीटें भाजपा की आती हैं तो कुछ भाजपा के सहयोगी दल भी सीटें जीतेंगे, वो उसके साथ जुड़ जाएंगी तो वो बहुमत के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे और बाकी उन्हें कहीं ना कहीं से सीटें मिली जाएंगी, कोई ना कोई दे ही देगा उन्हें सीटें, ऐसी बात नहीं। तो 250 सीटें आने पर प्रधानमंत्री जी उतने 250 सीटें आने पर 22 सीटें चाहिए ना पूर्ण बहुमत के लिए। हाँ, तो 22 सीटें मिल जाएंगी, सीटें मिल जाएंगी, सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का इतना ही रौला रहेगा? वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो तानाशाही नहीं लगता। देखिए वो अगर उस चीज में हम लोग कमी देखना चाहते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी की शेखीखोरी कम हो जाए, वो अपने आप को भगवान बताना बंद कर दें, उल्टे सीधे भाषण तमाम देते रहते हैं, वो सब उनके बंद हो जाए, संयमित हो जाए जरा, कि वो विपक्ष को देशद्रोही और गद्दार और भ्रष्ट बताते हैं, उनको जेल में डाला जाएगा, इस प्रकार की बातें करना बंद कर दें। उन्होंने ये भी गारंटी ले ली थी कि मैं तेजस्वी को चुनाव के बाद जेल जाने की गारंटी देता हूँ, ये भी तो गारंटी ले ली उन्होंने। तो ये सब करना बंद कर दें, उसके लिए कम से कम फिर 100 सीटें कम होनी चाहिए भाजपा। मतलब बीजेपी को 200 पे आना पड़ेगा तब, यानी 250 पे अगर आएंगे तो भी तभी वो ऐसी यही दबदबा जारी रहेगा।
यही ईडी, यही सीबीआई, ये इनकम टैक्स, यही रहेगा जारी। तो फिर केजरीवाल और हेमंत सोरेन लंबे समय तक जेल में ही रहेंगे। वो तो देखने वाली बात है, कुछ जरूरी नहीं है, चीजें बदलती भी हैं। जैसे केजरीवाल को जिस तरह की जमानत प्राप्त हुई, वो अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अभूतपूर्व किस्म का निर्णय था। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, देखिए परिस्थिति जब बदलती है तो कोई रोक नहीं पाता है उसको बदलने से। मुझे तो लग रहा था कि उनको ये जो अंतरिम जमानत मिली है वो नहीं मिलेगी, मैं तो ये मान के चल रहा था। ठीक बात है, मतलब ये अंदाजा किसी को नहीं था। हम्म। देखते हैं कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, आभार आपका, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और ये आकलन कर रहे थे कि कल क्या क्या हो सकता है। जाहिर है मतगणना का दिन है, बहुत ज्यादा गहमा गहमी रहेगी। हम सुबह 7:30 बजे से लगातार आपके साथ रहेंगे। बने रहिएगा 4 PM के साथ में, ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।